इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। पहला हम लोग देखते हैं कि जो मानव का अतीत है जो हमारा पास्ट है, उस पास्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग लिखते हैं पास्ट और इसको कहते हैं अतीत। तुम्हारा जो पास्ट और अतीत है इसके कई सेगमेंट हैं। कैसे देखते हैं? एक तो इतिहास इतना पुराना है जैसे कल का है, तो कल का मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा, किसी न्यूज़पेपर से पता लग जाएगा। एक ऐसा है जो 10 दिन पुराना है, 1 साल पुराना है, 10 साल पुराना है। तो इतिहास का एक पीरियड ऐसा आएगा पीछे जाने पर कि जिसके बाद मुझे लिखी हुई चीजें मिलना बंद हो जाएंगी। इतिहास की लिखी हुई चीजें मिलना बंद हो जाएंगी और ये इतिहास हमारे अतीत का, पास्ट का बहुत पुराना समय होगा। फिर हम उसके बारे में कैसे पता लगेंगे? तो हमें वहां से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, टूल्स, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी, मटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी जिससे हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि उस समय के लोग क्या यूज करते होंगे। लेकिन स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होगा, लिखा हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी को हम लोग, इसलिए हम इतिहास को कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक, और प्री हिस्टोरिक का मतलब है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक। फिर दूसरा वर्जन है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक इसका मतलब होता है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक, ये हमको पता लगता है। और तीसरा हिस्ट्री का कैटेगराइजेशन किया गया है ऐतिहासिक, इट मींस हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। अब ये कैटेगराइजेशन किसके आधार पर किया गया है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हाउ द कैटेगराइजेशन ऑफ हिस्ट्री इज प्रेजेंटेड। पहला इतिहास का वो समय है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। और जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, इसके संबंध में ये है कि यहां लिखा हुआ कुछ भी प्राप्त नहीं है। एक मिनट, इस सेक्शन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ प्राप्त नहीं है। लिखा हुआ प्राप्त नहीं है तो पता कैसे लगता है? टूल्स, औजार, इतनी सारी चीजें देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखते हैं, वहां से हमको पता लगता है। पहला एक ये वाला सेक्शन है जिसके बारे में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टेड मटेरियल बट दैट कुड नॉट बी स्क्रिप्ट और डिकोडेड, जिसको डिकोड करके हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये इसके बारे में है और ये इसके बारे में। एक ये है जिसके बारे में लिखे हुए साक्ष्य हैं, स्क्रिप्टेड है, रिटन है और पढ़ा भी जा चुका है। पढ़ा भी जा चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअली में हिस्ट्री या ऐतिहासिकता जिसको कहते हैं। ये पूरे इतिहास का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसको हम लोग बेसिकली हिस्ट्री जो कहते हैं, लिखी हुई है, वो हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। अगर मैं कह रहा हूँ लिखी हुई है तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ लिखी हुई है, किन चीज़ों पर लिखी हुई है। ये भी हमको कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए कि लिखा हुआ तो है लेकिन कहाँ लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हिस्ट्री का पहला डिवीजन है कि हिस्ट्री को हम किन किन सेगमेंट में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि हमको पैलियोलिथिक एरा की बात करनी है। पैलियोलिथिक एरा, इसको कहते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो पाषाण काल का संबंध किससे हो गया? प्री हिस्टोरिक एरा से। अगर मैं बात करूंगा हड़प्पा सभ्यता की, आईबीसी, तो इसके बारे में लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक है। और अगर मैं किसी राजा के बारे में बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि उसके बारे में तुम्हारे पास लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं। शासकों का साहित्य, जो शासकों का साहित्य है उससे हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। शासकों का साहित्य,
ये कौन सा हो गया? ऐतिहासिक विवरण हो गया। तो इतिहास के 3 सेगमेंट हैं जिसमें हमने उसको डिवाइड किया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमको ये समझना है कि इतिहास के साक्ष्य क्या हैं, क्या किससे हमको पता लगता है। चलिए पहला ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल सोर्सेस। इनको हम लोग बेसिकली देख सकते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों को इस प्रकार से कि एक तो इतिहास को जानने के जो सबसे अच्छे स्रोत हैं उनको हम लोग कहते हैं साहित्य। साहित्य से हमको इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे हम लोग लिखेंगे लिटरेचर, तो यहाँ से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। कुछ ना कुछ बहुत सारा साहित्य है जो इतिहास हमको सिखाता है। दूसरा सोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक विश्लेषण, पुरातात्विक साक्ष्य। इससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हैं बहुत सारे यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की, जिसको हम लोग कहते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत इसका मतलब है ट्रेवलिंग अकाउंट, ट्रेवलिंग अकाउंट। इससे भी हमको जानकारी मिलती है के बारे में। अगर मैं इसकी बात करूं कि जैसे हमको इससे जानकारी मिलती है साहित्य से, तो साहित्य का कैटेगराइजेशन हम लोग कर सकते हैं कि एक ऐसा साहित्य जिसका संबंध किससे है? धर्म से है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य। तो ये हो गया धार्मिक साहित्य। एक ऐसा साहित्य जिसका धर्म से संबंध नहीं है उसको हम लोग कहते हैं लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अगर इंग्लिश में कहूंगा तो इसको कहेंगे वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर। धार्मिक साहित्य की बात करेंगे तो उसको कहेंगे रिलीजियस लिटरेचर। ये हो गया हमारा रिलीजियस लिटरेचर। और इसी कैटेगरी को मैं आगे समझाऊं कि रिलीजियस लिटरेचर भी धर्म का मामले में है, लेकिन धर्म के बारे में भिन्नता तो है। इंडिया इज ए कंट्री विच हैज डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो धर्म के आधार पर बहुत सारे वो है, हमारे पास विविधताएं हैं। तो उसी में हम धर्मों को ऐसे करके बांटते हैं कि एक ऐसा धार्मिक साहित्य है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। इसको हम लोग वैदिक साहित्य भी कह सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य आइदर वैदिक साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर, ये एक है। और दूसरा है इसी कैटेगरी का जिसको हम लोग कहते हैं गैर वैदिक, यानी जिसका वेदों में विश्वास नहीं है। गैर वैदिक कह सकते हैं उसको, गैर ब्राह्मण भी कह सकते हैं। गैर ब्राह्मण इट मीन्स नॉन वैदिक या ब्राह्मण। ये दो तरह के साहित्य हैं। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वैदिक साहित्य क्या है और गैर वैदिक साहित्य क्या है। ऐसा साहित्य जो इसमें विश्वास करता है वेदों में, तो उसको कहेंगे वैदिक साहित्य। एक ऐसा साहित्य जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है उसको कह देंगे गैर वैदिक साहित्य। तो गैर वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो यहां हमको प्राप्त होगा बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य। इसमें प्राप्त होगा जैन धर्म का साहित्य। ये दो हमको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। और इसी कैटेगरी में अगर हम लोग इस तरफ देखेंगे
कि वैदिक साहित्य में क्या क्या प्राप्त होता है। तो वैदिक साहित्य में हम लोग देख पाएंगे, पहला तो हमको यहां से सबसे जरूरी वेद प्राप्त होंगे, वेद। दूसरा यहां से प्राप्त होंगे पुराण, पुराण। तीसरा यहां से प्राप्त होंगे उपनिषद, उपनिषद प्राप्त हो जाएंगे। फिर यहां से प्राप्त हो जाएंगे वेदांग, वेदांग। यहां से प्राप्त हो जाएंगे सूत्र, सूत्र। यहां से प्राप्त हो जाएंगी स्मृतियां। तो इतना सारा जो साहित्य है, चाहे वो वेदों के रूप में मिला हो, पुराणों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, वेदांगों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, उसको हम लोग कहते हैं वैदिक साहित्य। द लिटरेचर विच इज द रिलीजियस लिटरेचर और द वैदिक लिटरेचर विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वेदास, पुराण्स, उपनिषद, वेदांग एंड स्मृतिज. These all literatures is called Vedic literature because this all literature has complete belief in the existence of Veda. It has the deep belief in the existence of Veda, and it accept the existence of Veda. That is why it is called Vedic literature. Next one, ये है नॉन वैदिक, गैर वैदिक। गैर वैदिक की बात करते हैं तो यहाँ हमको प्राप्त होगा बौद्ध धर्म का साहित्य और जैन धर्म का साहित्य। ये दोनों ही साहित्य वह हैं जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। दिस कंप्लीट लिटरेचर डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेदा। ये वेदों के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए इसको कहते हैं गैर वैदिक। तो आप समझ पाए कि अगर हमने इतिहास के स्रोतों की बात करी तो हमने एक ही स्रोत का डिस्क्रिप्शन किया है। अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, केवल साहित्य का डिस्क्रिप्शन दिया है कि इतिहास में हमको पढ़ना कैसे कैसे। तो परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि भाई वेद, इनमें से कौन वेद किस प्रकार का साहित्य है, तो वैदिक साहित्य है। तो आप बौद्ध धर्म कैसा साहित्य है, जैन धर्म का कैसा साहित्य है, तो आपको समझ में आ जाएगा गैर वैदिक है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन, अब आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य को। तो वैदिक साहित्य आप समझ गए, ये वह साहित्य है जो वेदों के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो वैदिक साहित्य में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको जो वर्ड दिखाई देता है उसका नाम है वेद। वेद, अब वेद की हम बात करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है कि एंशियंट टाइम पे, प्राचीन टाइम पर वेद एक बड़ा कलेक्टिव नॉलेज था। इट वाज द कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द लाइफ ऑफ एवरीवन, जो सब लोगों के जीवन को प्रभावित करता था। इट वाज द सुपर नॉलेज दैट वाज कॉल्ड वैदिक नॉलेज एट दैट टाइम, बट इट वाज नॉट इजी टू बी लर्न बाय एवरीवन बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एरिया। ये इतना ज्यादा बड़ा ज्ञान था कि इसको हर किसी के लिए सीखना आसान नहीं था। तो एंटायर वैदिक जो नॉलेज था, उस वैदिक नॉलेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, एट द टाइम ऑफ ऑल द पीपल्स डिमांडेड द इट्स सेग्रीगेशन, उन्होंने इसके सेग्रीगेशन की डिमांड रखी। एट दैट टाइम देयर वाज ए मोस्ट फेमस स्कॉलर ऑफ वेदास कॉल्ड कृष्ण द्वैपायन। का नाम है कृष्ण द्वैपायन। पहले मैं लिखता हूं उनका नाम, कृष्ण द्वैपायन। ये कृष्ण द्वैपायन थे, कृष्ण द्वैपायन। तो ये कृष्ण द्वैपायन थे। इन कृष्ण द्वैपायन ने कहा गया कि वेदों का सिंप्लीफिकेशन करिए सो दैट एवरीवन कैन लर्न अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ वेदास, जो वेद के इस पूरे नॉलेज को समझ सकें, इस सुप्रीम नॉलेज को सीख सकें। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन ने एक बहुत अच्छा काम किया। एंटायर वैदिक नॉलेज को उन्होंने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहला सेगमेंट बनाया उन्होंने ऋग्वेदा, दूसरा सेगमेंट बनाया सामवेदा, तीसरा सेगमेंट बनाया यजुर्वेदा, और फोर्थ सेगमेंट बनाया अथर्ववेदा। ये बनाया अथर्ववेदा। तो 4 सेगमेंट में उन्होंने इसको पूरे वैदिक नॉलेज को बांट दिया। अब इसको मैं लिखता हूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन ने किया है।
संस्कृत में एक शब्द है कि जब हम किसी चीज को फ्रेगमेंट में, सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विन्यास करना। इसको कहते हैं हम लोग विन्यास करना। तो इन्होंने भी, कृष्णद्वैपायन ने क्या कर दिया? विन्यास कर दिया। किसका विन्यास कर दिया? वेदों का कर दिया है। और इसी विन्यास को सामान्य सी भाषा में कहते हैं व्यास। तो इनको क्या कहा गया? वेद व्यास। इसलिए कृष्णद्वैपायन को वेद व्यास की संज्ञा दी गई। कृष्णद्वैपायन ने वेदों का विन्यास कर दिया। That is why Krishnadvaipayan, the most famous scholar of Vedas during ancient time, who simplifies the Vedic entire knowledge into the 4 different segments called Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Athar Veda, is commonly known. He is commonly known as Ved Vyas because of he did the vinyas of Vedas. उन्होंने वेदों का विन्यास कर दिया, तो हमने उसको क्या कह दिया कि यह वेद व्यास है। तो उन्होंने हमको 4 सेगमेंट में डिवाइड करके दे दिया पूरा वैदिक नॉलेज। अब हम इन सारे वैदिक नॉलेज के बारे में छोटी छोटी चीजों को पता करने, फैक्चुअल चीजों को पता करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्या है। जैसे एग्जाम के लिए एक जरूरी है कि वेद व्यास किसे कहा जाता है? कृष्णद्वैपायन को कहा जाता है। द्वैपायन से क्या आशय है? तो द्वैपायन से मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो द्वीप पर पैदा हुआ। इसका मतलब होता है द्वीप पर उत्पन्न होने वाले को द्वैपायन कहते हैं। द्वीप पर उत्पन्न होने वाले को द्वैपायन कहा जाता है। अ पर्सन हु बॉर्न टू आइलैंड इज कॉल्ड द्वैपायन। तो द्वैपायन कौन है? कृष्णद्वैपायन है, और इन्हीं का नाम है वेद व्यास। तो लोग कहते हैं ना कि वेद व्यास ने ही वैदिक नॉलेज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये सेगमेंट समझ में आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब हमको इन वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। चलिए, कृष्णद्वैपायन ने जो हमको वैदिक नॉलेज प्रस्तुत करके दिया है, वो नॉलेज आपने देखा होगा कि हमको किस फॉर्म में मिला है? वेदों के फॉर्म में मिला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन कौन से वेद हैं उन्होंने जो दिए हैं। पहला उन्होंने सेगमेंट करके दिया है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा। दूसरा सेगमेंट उन्होंने क्या करके दिया है? सामवेदा। और तीसरा सेगमेंट दिया है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा। और फोर्थ सेगमेंट दिया है अथर्ववेदा। ये 4 सेगमेंट उन्होंने डिवाइड करके दिए हैं। इसको हम लोग हिंदी में भी थोड़ा लिख लेते हैं। इसको कहेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब जैसा कि बनाया गया है कि आप देखेंगे कि जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हर पुस्तक के को समझाने के लिए उस पुस्तक के पहले ही पेज पर या दूसरे पेज पर एक एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट इज एक क्रिस्प नॉलेज अबाउट द पर्टिकुलर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के पर्टिकुलर नॉलेज को बहुत कम से कम शब्दों में क्रिस्प करने के लिए, इंट्रोडक्शन फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम एक्नॉलेजमेंट बनाते हैं। तो ये वही एक्नॉलेजमेंट है। अब हर वेद इतने अपने आप में इतना बड़ा था कि उसको अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग उपवेद बनाया गया। तो अगर मैं कहूं तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं वेद। ये सब हैं वेद। अब हर वेद का होगा एक उपवेद। हर वेद का होगा एक उपवेद, दैट इज कॉल्ड सबवेद। ठीक है, और हर उपवेद का होगा एक संकलनकर्ता या फिर क्रिएटर ये भी होगा। तो हमको ये सारी चीजें अब समझनी है। पहले देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के उपवेद के रूप में हमको प्राप्त होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद ये हमको प्राप्त होता है ऋग्वेद के उसके रूप में।
इसमें जीवन रक्षक, जीवन को बचाने के नियम, जीवन रक्षा, लाइफ सेविंग एलिमेंट्स सब उसमें डिफाइन किए गए। ये वही आयुर्वेद है जो आप समझ पा रहे हैं। जैसे आयुर्वेद के जनक कौन है, आयुर्वेद क्या है, ये वही आयुर्वेद है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन जो चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद हमको प्राप्त हुआ है वो ऋग्वेद का पार्ट नहीं है, वो अथर्ववेद का पार्ट है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद किसका पार्ट है तो हमको पता होना चाहिए। ऋग जो आयुर्वेद किसका पार्ट है तो ऋग्वेद का उपवेद है। लेकिन चिकित्सा के रूप में जो आयुर्वेद में जो जानकारियां मिलती हैं, the process of medicine and treatment which are explained in ayurveda, these all treatments methods and the medical science is available and as a part of atharvaveda, not as a rigveda, while the ayurveda in the form of sabveda is available as a part of ऋग्वेदा। तो उपवेद के रूप में तो वो ऋग्वेद का है, लेकिन चिकित्सा इन सारे संबंध में उसको अथर्ववेद का पार्ट माना जाता है। सामवेद की अगर हम बात करेंगे तो इसका उपभेद है गंधर्व वेद। गंधर्व आप जानते ही होंगे, संगीत के देवता हैं, संगीत के देवता हैं, इसलिए इसमें म्यूजिक जितने भी चैंटिंग्स हैं ये सब उसमें लिखी हुई हैं। म्यूजिक को कैसे चैंट किया जाता है, श्लोक कैसे गाए जाते हैं, सब उसमें लिखा हुआ है ना, ये सब उसमें हमको प्राप्त हो जाता है। अब आता है यजुर्वेद और इसका उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद आप समझते होंगे, धनुर्वेदा, धनुर्वेद, धनुर्वेद भी आप समझ गए होंगे। युद्ध कला में जो धनुष यूज होता है उसी को हम लोग धनुर्वेद कहते हैं। तो धनुर्वेद भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जिसका नाम है अथर्ववेद और इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसका नाम है शिल्पवेद, इसको लिखेंगे शिल्पवेद। इसमें क्या है, इसमें युद्ध कला का वर्णन है, इसमें संगीत का वर्णन है, इसमें लिखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है जीवन रक्षा या जीवन नियम, इसमें लिखा हुआ है संगीत। इसको संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति संसार में सामवेद से ही मानी गई है। फिर है धनुर्वेद, इसमें है धनुर है तो फिर युद्ध कला भी प्राप्त होगी, तो इसमें युद्ध कला का वर्णन प्राप्त होता है। फिर है शिल्पवेदा, शिल्पवेद की बात करेंगे तो इसमें है भवन निर्माण, आर्किटेक्चर, ये सब हमको इसमें प्राप्त होते हैं। यहीं हम ये समझ लेते हैं कि इन वेदों के क्रिएटर कौन है, वेदों के क्रिएटर किसको माना गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आयुर्वेद है, जीवन रक्षा की बात की गई है और इसको माना गया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा संकलित करता है। इसके संकलन करता है प्रजापिता ब्रह्मा। Almighty Brahma created Ayurveda, that is the part of Rig Veda. Ultimately, Almighty Brahma played very prominent role in the Rig Vedic rules and regulations. ये उनके बारे में कहा गया है। गंधर्व की बात करेंगे तो जो गंधर्व वेद है जिसमें संगीत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको बनाने वाले के रूप में याद किया जाता है नारद मुनि को। नारद मुनि को, ये देवपुत्र हैं नारद मुनि, जो नारायण नारायण संगीत की रेट लगाते थे, इनको ही कहा जाता है कि ये संगीत के निर्माता हैं। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि युद्ध कला को समर्पित है। अगर आप ऋषि मुनियों की बात करेंगे तो एक ही ऋषि हैं जो युद्ध कला की सबसे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देते थे, जिनका नाम है विश्वामित्र ऋषि। तो विश्वामित्र को हमेशा ही युद्ध के लिए जाना जाता है, एग्रेशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही इस धनुर्वेद जो यजुर्वेद का उपवेद है की रक्षा की है। ठीक है, उन्होंने ही उसको क्रिएट किया है, उन्होंने ही उसको बनाया है। नेक्स्ट है जिसकी हम लोग बात करते हैं शिल्पवेद। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि हमारे टेलीविजन पर अभी कुछ दिनों पहले एक ऐड आता था। अब उस ऐड में ये होता था कि इंद्र की सभा चल रही है और इंद्र की सभा में क्या होता है कि कुछ ऊपर से जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो गिर जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर है वो टूट करके गिर जाता है। तो इंद्र एकदम एग्रेशन में आते हैं, गुस्से में आते हैं और कहते हैं विश्वकर्मा जी ये क्या हो रहा है। तो विश्वकर्मा जी का नाम क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि सारे भवन निर्माण के लिए, आर्किटेक्चर के लिए देवताओं में किसको माना गया है, विश्वकर्मा जी को, है ना, क्रिएटर माना गया है उनको। तो ये माना गया कि इसमें भवन निर्माण कला का उल्लेख है।
तो निश्चित ही इसके संकलनकर्ता किसको माना जाएगा? विश्वकर्मा जी को माना जाएगा, विश्वकर्मा जी को। समझ पाए? तो 4 वेद और चारों वेदों में क्या क्या उल्लेख है और चारों वेदों के संकलनकर्ता कौन है, चारों वेदों का उपवेद क्या है, ये सब हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप लोग अपने फैक्चुअल के रूप में याद रखिएगा। यहीं से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं कि किस वेद को क्या कहते हैं, किस वेद का उपवेद है, किस उपवेद में किस किस का विवरण प्राप्त होता है। ये सारी जानकारियां यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे इसमें किसका उल्लेख है, इसमें किसका उल्लेख है, इसमें किसका उल्लेख है, इसमें किसका उल्लेख है, ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाती हैं। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, और आपको याद रखने के लिए आसान होगा। ठीक है, अब हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, एक बाय एक एक करके सारे वेदों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।